हेलो दोस्तों, मैं धीरेन फिर से आपको स्टैटिक्स के बारे में बताने आया हूँ। और मैं आज आपको एक नया टॉपिक बताऊँगा, क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन। क्लासिफिकेशन यानी उसका वर्गीकरण। वर्गीकरण और टेबुलेशन में सारणीयन। तो दोस्तों, वर्गीकरण क्या है? वर्गीकरण एक प्रोसेस है। ये आपका एक प्रोसेस है। एक ऐसा प्रोसेस है जिसे मान लीजिए आपको मैंने पहले बताया था कि कलेक्शन ऑफ डाटा। तो डाटा का कलेक्शन जब कर लेते हैं आप, तो उसको कई भागों में आपने बांटा था, उनका ऑर्गेनाइज किया था, सारी चीज़ें आपने की थी। अब इनको एक प्रोसेस के थ्रू कैसे उसको क्लासिफाई करें, यही हमारा वर्गीकरण है। तो जिसमें क्या करते हैं, हम एकत्रित समंकों को, समंक जो हमारे पास रहते हैं वह समंकों को एकत्रित करते हैं, उनकी विशेषताओं बताया। जैसे मान लीजिए कि उनका गुण कैसा है। गुण या तो मात्रात्मक होगा या तो गुणात्मक होगा। मात्रात्मक में कुछ क्वांटिटी के रूप में होंगी और गुणात्मक आपकी क्वालिटी होगी। तो कुछ क्वांटिटी होगी, कुछ क्वालिटी होगी। तो जैसे आपकी कुछ क्वांटिटी, मान लीजिए कि अगर आय नापना हो, तो ये आपकी जो आय हो गई, ये आपकी क्वांटिटी हो जाएगी। वर्ड्स क्वांटिटी हो जाएगी। अनाज क्वांटिटी हो जाएगी। समूह स्तर क्वांटिटी हो जाएगी। क्वालिटी का मतलब जैसे कि वो ईमानदार है, ईमानदार हो गया, ठीक है। और आपका गुणी है, इसके आधार पर हम इनको बांटे हैं क्लासिफिकेशन। तो समंकों का एकत्रित समंकों का उनकी विशेषताओं के आधार पर, उनके समूहों को अलग अलग वर्गों मतलब कि क्लासिफाई, क्लास में, और उपवर्गों, सब क्लास। कुछ इनके क्लास होंगे और आपके कुछ सब क्लास होंगे। तो क्लास और सब क्लास को क्रमबद्ध तरीके से किया जाता है। मतलब कि ये एक प्रोसेस है। जब हम समंकों का एकत्रीकरण कर लेते हैं, उनकी विशेषताएं उनको कैसे हैं, क्वांटिटिव है या क्वालिटेटिव है, उनके आधार पर अलग अलग समूहों में हम क्या करेंगे, बांट देंगे। और क्या करेंगे, उनको वर्गों में यानी क्लास में, कुछ सब क्लास में क्रमबद्ध तरीके से सेट कर देंगे। तो क्लासिफिकेशन का मतलब यही है। और देखिए, क्लासिफिकेशन में क्या होता है, क्लासिफिकेशन में अंकों का एक क्रमबद्ध होता है। अंकों का या किसी चीज़ों का क्रमबद्ध। देखिए दोस्तों, एक क्रमबद्ध बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इनका एक क्रम में और उसको विभाजित करना, क्रमबद्ध और उसको व्यवस्थित करना। मतलब आप पास कुछ आंकड़े हैं, उनको आप क्रमबद्ध कर लिए और व्यवस्थित कर लिए। तो उनका क्रमबद्ध करना, व्यवस्थित करना, और उनके अनुसार उनकी अनुसंधान की प्रकृति, उनके नेचर क्या हैं, मतलब वो किस नेचर का है, क्वालिटेटिव है या क्वांटिटिव है, मात्रात्मक है या गुणात्मक है, उद्देश्य क्या है उनके क्या क्या क्षेत्र हैं, इसके आधार पर वो चीज़ें सारी हम यहाँ पे निर्धारित करेंगे। तो इसमें देखिए, वर्गीकरण में आपको एक ध्यान देना पड़ेगा कि ये अंकों या किसी समंकों का, क्योंकि हम जो स्टैटिकल में होता है हम समंक ही लेते हैं इस डेटा। तो डेटा का या अंकों के क्रमबद्ध और व्यवस्थित क्रम को बांटना हमारा क्लासिफिकेशन कहलाता है। सिर्फ ये एक प्रोसेस है। इसके कुछ देखिए लक्षण आपको, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि ये वाकई में ये क्या है, क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है। समंकों को वर्गों में विभाजन,
समंकों को वर्गों में विभाजन। दोस्तों समंकों को वर्गों में विभाजन मतलब इनको हम क्या करते हैं, इनको हम वर्ग में बांट देते हैं। वर्ग में बांटने का मतलब यह है कि हम कैसे कि ये स्त्री है, पुरुष है, फिर इसमें भी बांट देंगे कि ये अविवाहित है या विवाहित है। आगे चल के इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो ये समंकों को क्या करते हैं, ये इनके लक्षण के कई भागों में इनका विभाजन करना, समंकों के वर्गों का विभाजन करना। तो पहला पॉइंट आपका लक्षण में यही होगा कि अगर आप क्लासिफिकेशन को पहचानना चाहते हैं तो समंकों को वर्गों में विभाजन। दूसरा क्या होता है, समंकों का आधार। समंकों का आधार, इसका बेस क्या है। बेस मतलब कि ये किसकी मतलब इसका बेस मतलब कि आपकी इसमें समानता। मतलब जैसे कि आप वर्ग में जब बांटते हैं तो वर्ग में आप क्या करते हैं कि एक ही जैसी क्वालिटी को या एक ही जैसे क्वांटिटी को बांट देते हैं। तो समानता होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए और सजातीयता, सजातीयता मतलब हम उनको उनकी समानता के अनुसार उनका वर्गीकरण करेंगे। उनका आधार क्या है, उनकी समानता और समान जाति के। तो अंकों का आधार आपका क्या है, समानता और सजातीयता के आधार पर हम उनका निर्धारण करेंगे। ये इनके कुछ लक्षण हैं जिससे आपको ये पता चलेगा कि ये क्लासिफिकेशन है क्या। अब तीसरा पॉइंट क्या है, वास्तविक और काल्पनिक। वास्तविक और काल्पनिक, वास्तविक और काल्पनिक के आधार पर हम अब कुछ इसमें कुछ वास्तविकता होगी, कुछ आपका क्या होगी, काल्पनिक होगी। तो हम वर्गों का जो निर्माण करते हैं उनके प्राकृतिक गुण, वो उनके प्राकृतिक गुण क्या हैं उनके आधार पर, ठीक है। और हम सांख्यिकी को स्वेच्छा के आधार पर इनको बांटते हैं। मतलब कुछ इनकी क्या होती हैं कि इनके प्राकृतिक गुण क्या हैं, प्राकृतिक गुण यानी आपका नेचुरल क्वालिटी, नेचुरल क्वालिटीज़ की क्या है, ठीक है। और सांख्यिक स्वेच्छा, इसमें आपको बस ये ध्यान रखना है, सांख्यिक स्वेच्छा मतलब इनकी स्वेच्छा का जो आधार है वो सांख्यिक रूप से। तो प्राकृतिक गुण, इसके प्राकृतिक गुण क्या है और उसकी स्वेच्छा क्या है। तो इसमें कुछ काल्पनिक होंगे और कुछ वास्तविक होंगे, इनके आधार पर इनके लक्षण हैं। तीसरा पॉइंट दोस्तों है कि उनकी विविधता में एकता। चौथा पॉइंट, विभिन्नता में एकता। तो दोस्तों विभिन्नता में एकता का मतलब ये है कि इनमें कुछ जो आप क्लासिफाई करेंगे, डेटा को क्लासिफाई करेंगे, उनमें क्या होती है, एकता का आवश्यकता जरूरी है। क्योंकि अगर ये एकता में नहीं रहेंगे तो ये क्लासिफाई ढंग से नहीं हो पाएंगे। देखिए सब जानते रहिए क्योंकि अंदर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वर्गीकरण का उद्देश्य, उद्देश्य या कार्य आप कह सकते हैं, और अथवा कार्य। तो क्लासिफिकेशन कुछ कार्य भी हैं, उद्देश्य है मतलब कि कुछ ऑब्जेक्ट, मतलब बिना ऑब्जेक्ट के आप क्लासिफिकेशन तो बनाएंगे नहीं, और उसके कुछ कार्य हैं हमारे लिए। तो सांख्यिकी को सरल और हम जो सांख्यिकी को सरल और संक्षिप्त, सांख्यिकी को सरल और संक्षिप्त बनाना मतलब कि हम जो स्टैटिस्टिकल डेटाज होते हैं उनको क्या करना, सिंप्लीफाई करना और उसको क्या करना, शॉर्ट करना।
तो इसको सरल करना उनका और इसका संक्षिप्त करना ही हमारा क्लासिफिकेशन का एक उद्देश्य होता है कि आंकड़े हमारे पास अगर सरल रहेंगे तो भ्रमपूर्ण नहीं रहेंगे। फिर दूसरा पॉइंट आपका क्या आता है, समांकों में समानता और असमानता में स्पष्ट। समांक या आप इसको कहते हैं डाटा में कुछ क्या होंगी, आपकी असमानताएं होंगी और कुछ समानता में स्पष्ट। तो जो कुछ आपके पास डेटा होते हैं, उस डेटा का आप क्या करेंगे कि आप उसमें कुछ असमानताएं होंगी और कुछ समानताएं, उसको क्या करेगा आपको क्या करना पड़ेगा, स्पष्ट रूप से उसको करना पड़ेगा। तो हम वर्गीकरण का यूज ही क्यों करते हैं, ये प्रोसेस हमारे लिए क्या ज़रूरी है, हमारे आंकड़ों को एकदम सही और सरल तरीके से बनाना, उनकी समानताओं को दूर करना, ये सब चीज़ें आती हैं। अब जैसे आपका क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए आप पास क्या है, पुरुष और स्त्रियां हैं, इसमें आप क्या कर रहे हैं, आप इसको क्लासीफाई कर रहे हैं, पुरुष वर्ग अलग हो जाएगा और स्त्रियां वर्ग अलग हो जाएंगी। अब इसमें अगर आप बांटते हैं कुछ विवाहित, कुछ अविवाहित, इसमें भी अगर आप बांटते हैं तो कुछ ग्रामीण होंगे, कुछ शहरी होंगे, ऐसे इसको भी आपने क्लासिफाई कर दिया, इसमें भी कुछ ग्रामीण होंगे और इसमें भी कुछ शहरी होंगे। तो कुल मिला के मतलब ये है कि हम इसकी कुछ समानताएं और असमानताओं को इसमें स्पष्ट रूप से बांटते हैं। इसमें कुछ साक्षर होंगे, अब यहाँ पे हम एक पॉइंट और बना सकते हैं कि इसमें कुछ साक्षर होंगे, कुछ निरक्षर होंगे। और इसमें क्या हो सकता है, इतनी सारी चीज़ें, देखिए पुरुष में क्या हो गया, कुछ पुरुष हैं और स्त्रियां हैं, कुछ साक्षर पुरुष होंगे, कुछ साक्षर स्त्रियां होंगी, कुछ पुरुष आपके निरक्षर होंगे और कुछ स्त्रियां निरक्षर होंगी, फिर कुछ विवाहित, कुछ अविवाहित, कुछ ग्रामीण और कुछ शहरी। तो इन समांकों की समानता और असमानता में बांटना ये आपका आएगा क्लासिफाई करना नॉर्मल तरीके से। तीसरे इसके उद्देश्य या आपके अथवा क्या कार्य क्या आएंगे, तथ्यों में तुलनीयता, तथ्यों में तुलनीयता का मतलब क्या है कि अब आप आंकड़े क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपको 2-3 विश्वविद्यालयों के अंदर 2-3 कॉलेज हैं, उनके कुछ श्रेणी हैं, मान लीजिए कुछ श्रेणी हैं, श्रेणियों के रूप में बांटा गया है। इसे मान लीजिए आपका BHS, HTS, मान लीजिए आपका GHS, ये आपके कुछ कॉलेज हैं, इसमें कुछ श्रेणी में बटे होंगे। तो इन श्रेणियों को बांटना और उनमें क्या करना, तुलनीयता पैदा करना, तुलना करना कि इस कॉलेज में क्या स्थिति है, श्रेणियों में इस कॉलेज में क्या स्थिति और इस कॉलेज में क्या। तो तथ्यों को तुलनीयता और उसमें क्या करना, तुलनीयता बनाना। अब आते हैं चौथे पॉइंट पे। इसमें आप वर्गीकरण में चौथे पॉइंट में आपका क्या हो सकता है कि तर्कपूर्ण व्यवस्था, तर्कपूर्ण व्यवस्था यानी कि रैशनल आपकी मैनेजमेंट या कुछ व्यवस्था आप कहेंगे। मतलब आप क्या करेंगे कि आप आंकड़ों में तर्क जरूर देंगे, अगर तर्क रहेंगे तभी आपके आंकड़े सही और स्पष्ट रूप से होंगे। तो आगे चलते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। पांचवा पॉइंट आपका क्या हो सकता है, सारणियन का आधार, सारणियन का आधार, आपके जो सारणियन के जो आधार होते हैं उनको प्रदान करना। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट थे आपके वर्गीकरण के कुछ उद्देश्य और कार्य की। हम वर्गीकरण का उद्देश्य, आपका ऑब्जेक्ट क्या है, उसके कार्य क्या है। तो आपके कार्य ये होंगे कि सांख्यिकी को जो सरल और संक्षिप्त रूप से बनाते हैं
फिर आपके समानता असमानता उनको स्पष्ट करते हैं कि पुरुष स्त्रियां बांटते हैं, तथ्यों में तुलनीयता करते हैं, 2-3 कॉलेजों का तथ्य बनाते हैं, उनमें डिफ्रेंशिएट करते हैं, तर्कपूर्ण व्यवस्था आपका रहता है और सारणियन का आधार रहता है। अब आते हैं इसकी कुछ रीतियाँ हैं। ये आपको सिर्फ पहचानने की विधि है कि इसके लक्षण कैसे होंगे, आप ये कैसे जानेंगे कि ये क्लासिफिकेशन ही है। अब आते हैं इसके कुछ वर्गीकरण की कुछ रीतियाँ। यानी कि मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन। मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन। दोस्तों इसमें से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो पूछ सकता है कि वर्गीकरण की रीतियाँ कितने भागों में बांटते हैं, तो ये आपके दो काइंड्स हैं, 2 प्रकार हैं। एक आपका होता है वर्णात्मक यानी डिस्क्रिप्टिव, यानी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में वर्णात्मक रूप में, और एक आपकी होती है संख्यात्मक यानी न्यूमेरिकल फॉर्म में। न्यूमेरिकल फॉर्म, तो इसके जो मेथड होते हैं आपके कुछ आपके न्यूमेरिकल होंगे, कुछ न्यूमेरिकल हैं यानी कि कुछ संख्या के रूप में होंगे, कुछ आपके वर्णात्मक रूप में। तो वर्णात्मक रूप का मतलब देखिए क्या होता है, इसमें क्या होते हैं, इसमें संख्या में नहीं मापते हैं, इसमें जो हम प्रत्यक्ष डायरेक्ट रूप से आपका मापते हैं, डायरेक्ट रूप से हम इसमें कुछ माप, जैसे कुछ वर्गीकरण हैं, कुछ में कुछ मेथड्स आपके जो डिस्क्रिप्टिव हैं, जो हम क्या करते हैं, हम जब मापते हैं तो इनके गुणों के आधार पर बांटते हैं। इनके गुण क्या हैं, गुणों के आधार पर बांटते हैं। इसमें क्या आता है, इसमें आप संख्या के रूप में नहीं मापते हैं, क्या मापते हैं, गुणों के आधार पर मापते हैं। यही इसका जस्ट विपरीत है इसका, कि इसमें डायरेक्ट आप क्या करते हैं, आपसे पूछ लेगा कि मेथड कितने होते हैं, आपको बताना है 2, या आप पूछ लेगा कि 2, 4, 6 से दे देगा तो आप बताना पड़ेगा कि 2 बताना पड़ेगा, या ये पूछ लेगा कि वर्णात्मक संख्यात्मक, या 2-3 चीज़ें आपको दे देंगे तो आपको बताना पड़ेगा। और ये फिर मान लीजिए अगर मान लीजिए कुछ अगर अंदर डीप जाता है तो आपसे ये पूछेगा कि वर्णात्मक में किसके आधार पर मापते हैं, गुणों के आधार पर, संख्या के आधार पर, किस में मापते हैं, या दोनों के आधार पर। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि ये गुणों के आधार पर आपका डिस्क्रिप्टिव को बांटा जाता है। संख्या आधार पर आप जान लीजिएगा, संख्या आधार पर, जैसे नाम से है तो इसमें संख्या के आधार पर मापा जाता है। जैसे मान लीजिए कि आय है, वर्ष है, मूल स्तर है, जनसंख्या है, इत्यादि। यानी कि आपको क्या है, संख्या में रूप में दी रहेगी, गुणों के रूप में नहीं दी रहेगी। तो आपको ये जानना पड़ेगा वर्णात्मक क्या है और संख्यात्मक क्या है। ये आपकी रीतियां हैं। तो देखिए इसमें क्या था, तथ्यों का, तो इसमें क्या था कुछ रीतियों में कि आपका गुणात्मक और वर्णात्मक। तो गुणात्मक में देखिए क्या होगा, मैंने आपको बताया था गुणात्मक। देखिए गुणात्मक में आपका क्या हो सकता है, पहला पॉइंट सरल वर्गीकरण। आपसे अंदर पूछा जा सकता है, अगर आप मान लीजिए पीसीएस, यूपी पीसीएस के स्टैटिक्स का पोस्ट के लिए आपने तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें काफ़ी डीप में क्वेश्चन पूछा है। मैंने उन क्वेश्चनों को देखा है, तो उसमें जो मैंने आपको पढ़ाया था कि सैम्पलिंग मेथड, जब मैंने आपको बताया था ना स्तरित और आपका सर्टिफाइड और 4 तरीके से मैंने आपको बताया था ना, वो आपसे इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको अगर डीप में पढ़ेंगे तो आप वहाँ पे कर ले जाएंगे। तो क्या था कि सरल वर्गीकरण, गुणात्मक में आपको पहले बांटा मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन बांटा कि गुणात्मक और वर्णात्मक और संख्यात्मक। अब इसको भी 2 दृष्टि के रूप में बांटा जाता है। एक गुणात्मक होगी आपकी, तो गुणात्मक में क्या होगा, गुणात्मक एक सरल वर्गीकरण है। सरल वर्गीकरण मान लीजिए क्या है, पुरुषों का और महिलाओं का विभाजन। तो सरल वर्गीकरण में पुरुषों और
महिलाओं का विभाजन। तो इनमें पुरुषों और महिलाओं के विभाजन के रूप में बांटा जाता है और उसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है। तो गुणात्मक में आपका ये क्या हो गया, एक सरल वर्गीकरण है। दूसरा आपका क्या होता है, दूसरा आपका होता है बहुगुण। जैसे नाम से ही चीज़ें हैं, बहुगुण वर्गीकरण। बहुगुण वर्गीकरण में आपका क्या होता है, सबसे मान लीजिए जनसंख्या माप रहे हैं। इसको मैं थोड़ा सा आपको और अच्छे से दिखाता हूँ। बहुगुण वर्गीकरण में मैंने आपको बताया, मान लीजिए जनसंख्या आपको का वर्गीकरण करना है, कुछ जनसंख्या आप पास है उनका वर्गीकरण करना है। तो आपने सबसे पहले क्या किया, आपने संख्या को पहले क्या कर लिया, पुरुष और स्त्रियों में बांट लिया, पुरुष और स्त्रियों में। अब इसमें क्या किया आपने, इसमें कुछ शिक्षित होंगे, कुछ अशिक्षित होंगे, सेम इसमें भी ऐसे ही होंगे, शिक्षित होंगे और कुछ अशिक्षित होंगे। और इसमें आपका क्या हो सकता है, कुछ ग्रामीण होंगे और कुछ शहरी होंगे। तो बहुगुण वर्गीकरण के रूप में अगर बांटें, यानी कि पूरी तरह से आप जनसंख्या लाएं, पुरुष स्त्री में बांटे आपने, उसमें कुछ शिक्षित कुछ अशिक्षित बांटा, और भी बांट सकते हैं कि कुछ विवाहित अविवाहित और शहरी और ग्रामीण के रूप में आपने उसको बांटा था। ये था आपका बहुगुण वर्गीकरण। गुणात्मक तथ्यों में दो प्रकार मैं आपको बता दिया हूँ कि आपका सरल वर्गीकरण, सरल में पुरुष स्त्री में आपने बांट दिया, बस ज़्यादा उसमें कुछ नहीं था, उसमें विवाहित अविवाहित, इसमें आपने कई जगह से विवाहित कर दिया। अब आते हैं संख्यात्मक। संख्यात्मक वर्गीकरण मतलब हम क्या कर रहे थे, न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। तो न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन में क्या था, हमने आपको बताया था कि इसमें डायरेक्ट रूप से आप क्या करते हैं, आप उसमें चर वेरिएबल फॉर्म लेते हैं, वेरिएबल फॉर्म यानी कि चर, कुछ ऐसी चर राशि आपको रहेंगी जिसका आप मापन कर सकेंगे संख्या के रूप में, तो ये क्या हो जाएगा ये। अब इसमें भी देखिए गुण मैंने आपको बताया था, गुण में मैंने आपको बताया था कि सरल वर्गीकरण और बहुगुण वर्गीकरण। संख्या में मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें भी प्रकार है। संख्या में मान लीजिए क्या होगा, समयानुसार क्रोनोलॉजिकल वर्गीकरण। ये इनके काइंड्स हैं, ये इनके प्रकार हैं, ये इनके प्रकार हैं। प्रकार में आपको क्या बताया था कि समयानुसार वर्गीकरण यानी कि क्रोनोलॉजिकल। दूसरा आपका क्या हो सकता है, बताता हूँ उसके बारे में आपको, भौगोलिक। तो संख्यात्मक के रूप में से अगर आप देखते हैं, वर्गीकरण रीतियाँ में आपने बात है वर्णात्मक और संख्यात्मक, फिर आपने उसमें कुछ गुणात्मक होते थे, गुणात्मक मैंने सरल वर्गीकरण और बहुस्तरीय वर्गीकरण। आपसे पूछा जाता है कि इसमें काइंड से जो ये प्रकार कैसे कैसे होते हैं। उसके बाद फिर मैंने आपको संख्यात्मक बताया, संख्यात्मक मैंने बताया कि वेरिएबल्स की होती है, यानी कि संख्या में मापते हैं, उसमें कुछ चर वैल्यूज रहती हैं, उसको आपको मापना रहता है उसमें। फिर इसमें कुछ संख्यात्मक रूप में प्रकार से क्रोनोलॉजिकल, यानी कि दिन सप्ताह यानी डेज होते हैं आपके, ईयर होते हैं, ठीक है, ईयर होते हैं आपके, मंथ होते हैं, यानी एक्सेट्रा। इस फॉर्म में आपको इसको अगर आपने इसको बांटा समय अनुसार वर्गीकरण, मतलब कि आप पास कुछ आंकड़े हैं, आपने उसको क्या किया कि डेज, ईयर्स और मंथ में आपने उसको बांट दिया, ठीक है। भौगोलिक में क्या हो गया, तो इसके भौगोलिक दृष्टि के आधार पर बांट लिया। आपसे इससे डीप नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा कि संख्यात्मक वर्गीकरण को कितने प्रकार के रूप में बांटा सकता है, तो वो दो है आपका, क्रोनोलॉजिकल और जियोग्राफिकल। ये था क्लासिफिकेशन की कुछ आपके लक्षण क्या थे, उनके कुछ उद्देश्य क्या थे, इसके कुछ मेथड क्या हैं। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे,
जो हमारा क्या है, सारणियन। सारणियन यानी कि टैबुलेशन। टैबुलेशन, सारणियन। देखिए ये कुछ ज़्यादा अंतर इसमें नहीं है, लेकिन ये है कि टैबुलेशन में क्या होता है, टैबुलेशन में हम क्या करते हैं, रो और कॉलम बनाते हैं। ये रो है और ये आपका ऐसे कॉलम, रो रो कॉलम रो कॉलम, ऐसे फॉर्म में बढ़ता है, यानी एक पंक्ति के रूप में आपने बांट दिया है इसको। ठीक है, तो उसका रो और कॉलम में बांटना, एक व्यवस्थित करना, ये क्या होता है आपका टैबुलेशंस होते हैं। यानी कि आप आंकड़ों को खानों में बनाएं, ये आपके खाने, ये खाने, ये खाने, ये खाने, ऐसे खाने आपके, ये क्या बांट रहे हैं, ये आपको ये टैबुलेट यानी सारणी में बांट रहे हैं। सारणी बनाते हैं, सारणी, तो बस वही सारणी है आपका। तो इनको एक खानों और स्तंभों में बांटना, यानी रो और कॉलम से व्यवस्थित करना, यानी रोज एंड कॉलम, कॉलम में क्या करना, रीअरेंज करना, यानी व्यवस्थित करना। व्यवस्थित करना क्या कहलाता है, टैबुलेशंस कहलाता है। अब देखिए टैबुलेशंस के बारे में सिर्फ इतना ही, और टैबुलेशन के कुछ काइंड्स हैं, इससे ज़्यादा किसके बारे में क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो रो और कॉलम में डिवाइड करना, आपसे वहाँ अगर परिभाषा पूछना चाहेगा तो 4 ऑप्शन दे देगा कि टैबुलेशंस होते क्या हैं। टैबुलेशंस को रो और कॉलम में आपने बांट दिया, यानी खानों या स्तंभों में बांट दिया, हिंदी में समझ लीजिए। उनको क्या करना है, सारणी कहते हैं। और वर्गीकरण मैंने आपको बता दिया है कि देखिए वर्गीकरण और सारणी में आपको अंतर मैं अभी बता देता हूँ, क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाती है। वर्गीकरण मैंने आपको क्या बताया था कि ये क्लास यानी वर्ग और सब क्लास उपवर्ग, इनमें बांटते हैं। सारणी में क्या होता है, रोज एंड कॉलम, यानी कि रो मतलब कि पंक्ति और खानों कह लीजिए या स्तंभों कह लीजिए, में बांटना। सिर्फ यही अंतर था इनमें। इतने डेफिनेशन को छोड़ करके आप इसको भी जान लेंगे तो आपके लिए काम आ जाएगा, लेकिन अब डेफिनेशन जाने रहेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये थे आपके क्या थे, टैबुलेशंस। अब इसके कुछ काइंड्स हैं, यानी कुछ प्रकार हैं। सारणियन के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ या काइंड्स ऑफ टैबुलेशन। आपसे वहाँ अंतर नहीं पूछेगा, सिर्फ ये इनके बारे में जनरल डेफिनेशंस, कितने भागों में बटे हैं, संख्यात्मक तत्व में क्या क्या आते हैं, सब चीज़ें पूछेगा। अब देखिए इनमें कुछ प्रकार हैं। प्रकार मैं आपको बता देता हूँ, ये थोड़ा लंबा प्रकार है। देखिए प्रकार में क्या आता है, रचना के आधार पर, रचना के आधार पर, रचना के आधार पर आपसे पूछ सकता है कि सारणियन को कितने प्रकारों में बांट देता है। तो 3 प्रकारों पर सबसे पहली बात। दूसरा क्या है कि कौन कौन से हैं, रचना के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर, रचना के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर और मौलिकता के आधार पर। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें क्वेश्चन है के आधार पर। इनको इन 3 फॉर्म बांटते हैं। इसमें क्या होता है, सरल सारणी, एक इसकी क्या होती है, सरल सारणी होती है, एक जटिल सारणी होती है। अब आपसे मान लीजिए अगर पूछता है कि रचना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, सारणियन के प्रकारों में रचना के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर, मौलिकता आधार पर। रचना के आधार पर आपका सरल सारणी और जटिल सारणी, ठीक है। और उद्देश्य के आधार पर क्या होता है, भी 2 प्रकार का होता है, समान उद्देश्य, जनरल ऑब्जेक्ट्स,
समान उद्देश्य के आधार पर, समान उद्देश्य के आधार पर, और कुछ विशिष्ट होंगे, कुछ आपके स्पेसिफाई होंगे, विशिष्ट उद्देश्य यानी आपके स्पेसिफाई ऑब्जेक्ट। तो उद्देश्य के आधार पर कुछ समान उद्देश्य होंगे, कुछ विशिष्ट उद्देश्य होंगे। तीसरा आपका क्या आता है, मौलिकता के आधार पर। तो मौलिकता के आधार पर भी 2 प्रकार के होते हैं। ये डायग्राम आप बना लीजिएगा, डेली क्लास करते रहिए। मौलिक और व्युत्पन्न, व्युत्पन्न जो पैदा होती है, व्युत्पन्न। अब आपसे ये कभी नहीं पूछने जाएगा कि समान उद्देश्य को डिफाइन कीजिए, नहीं, आपसे सिर्फ ये पूछेगा सारणियन के प्रकारों में। तो आप बताएंगे सारणियन को होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका क्या हो जाएगा, रचना के आधार पर। दूसरा आपका क्या हो जाएगा, उद्देश्य के आधार पर। और तीसरा आपका क्या हो जाएगा, मौलिकता के आधार पर। रचना के आधार पर आपका क्या हो जाएगा, पहला पॉइंट सरल सारणी। दूसरा क्या हो जाएगा, जटिल सारणी। उद्देश्य के आधार में पहला पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, समान उद्देश्य के लिए। दूसरा पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, विशिष्ट उद्देश्य। मौलिकता के आधार पर पहला पॉइंट आपका आ जाएगा मौलिक उद्देश्य के आधार पर। दूसरा आपका क्या हो जाएगा, व्युत्पन्न के आधार पर। तो सारणियन में आपको सारणियन और सारणियन के प्रकार, सिर्फ इतनी चीज़ें थी और आपको इसके बारे में ज़्यादा नहीं पूछेगा। तो ये था आपका क्लासिफिकेशन और टेबुलेशन, वर्गीकरण और या सारणियन। वर्गीकरण और सारणियन। वर्गीकरण में आपको मैंने बताया कि सब क्लास और सब क्लास। सारणियन मैंने आपको बताया था कि रो और कॉलम्स में बांटना, उसका मेथड, सारी चीज़ें इतनी थी, इससे ज़्यादा आपके में नहीं पूछेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और नए वीडियो में आपको मैं बताऊंगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। उसमें कुछ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में मैं आपको बताऊंगा, उसी के साथ में आपको ग्राफिकल में बताऊंगा, ग्राफिक्स में कैसे बांटते हैं। और आपका एक काइंड्स और है, ये आपके दो हैं, ठीक है। मतलब कि कुछ ग्राफ होंगे, कुछ रैखिक टाइप में होंगे, मतलब आप आंकड़े को दर्शाते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की जैसे आप मान लीजिए कि आप पास आंकड़े हैं, ध्यान लीजिए, मान लीजिए आप आंकड़े हैं, कुछ आपके इंडिविजुअल क्लास होंगे, कुछ आपके क्या हो जाएंगी, डिस्क्रीट क्लास हो जाएंगी, कुछ आपके क्या हो जाएंगे, क्लास इंटरवल हो जाएगा। इंडिविजुअल क्लास मान लीजिए कि कोई संख्या 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे दिए हों। और उसके बाद आपका क्या है, डिस्क्रीट में क्या, यदि नंबरिंग होता है 1, 2, 3, डिस्क्रीट में भी आपका ऐसे नंबरिंग में होंगी। और इंडिविजुअल, इसको हम CI कहते हैं, क्लास इंडिविजुअल, ठीक है। जैसे मान लीजिए 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ऐसे फॉर्मों में यहाँ बांटना, ठीक है। इसके बाद आपके लिए आपके न्यूमेरिकल चैप्टर चालू हो जाएंगे, ये चैप्टर पर कंप्लीट करने के बाद। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।